नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, इसमें कोई शक बाकी रह गया है कि पाकिस्तान में जो इस माशी चैलेंजेस हैं उनकी सबसे अहम वजह जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, और इसके साथ साथ अब तो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत बुरी तरह क्रिएट हो चुकी है। 9 मई के वाक़े को लेकर जो इस सूरत हाल सारी जारी है उसमें PTI के लोगों की जो जिम्मेदारान थे इस वाक़े के, इस पुरमज़म्मत वाक़े के, काबिल मज़म्मत वाक़े के, उनकी गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं, उन पर क्रैकडाउन भी हो रहा है, उनकी मिलिट्री कोर्ट्स पे केसेस चलाने की बात भी हो रही है। यहाँ तक कि आर्मी चीफ ये कह चुके हैं कि जी इसका आगाज़ भी हो गया है, आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ अब कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क तबाही के दहाने पर है। इमरान खान साहब ने अब एक सवाल उठा दिया है जो कि बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। वो ये समझते हैं या उनका मानना ये है कि उनको माइनस करने की तैयारी है। उन्होंने कहा वो माइनस होने को भी तैयार है, लेकिन बता दिया जाए कि वो मुल्क के लिए ख़तरनाक क्यों है, आया कि वो वाकई क्या मुल्क के लिए ख़तरनाक है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और सवाल उठाया कि क्या अगर मैं माइनस हो जाता हूँ तो क्या मुल्क बच जाएगा, मेरा मुल्क तबाह होने से बच जाए। और इसी के साथ जो IMF के उम्मीद थी कि जी कर्जा मिल जाएगा, किस्त मिल जाएगी, उसने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब जब लाहौर गए तो क्या फरमा रहे थे 9 मई के वाक़यात पर, सुनते हैं। दहशतगर्दी की गई, इमरान नियाज़ी के हुक्म पर उनके जत्थों ने मुल्क दुश्मनी की और बदकिस्मती से वो काम कर दिखाया जो 75 साल में दुश्मन न कर सके। जो सिविलियन तंसीबात हैं उनमें मुलव्वस ऐसे तमाम अफराद को एंटी टेररिस्ट एक्ट में ट्राई किया जाए, और जो फौजी तंसीबात हैं उनको उनके आइन में दिए हुए कानून के मुताबिक ट्राई किया जाए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो फौजी तंसीबात हैं उन पर तो आर्मी एक्ट लगेगा जो उसमें मुलव्वस थे, लेकिन अदरवाइज वो एंटी टेररिज्म कोड जो है उन पे चलेगा। जो मैं -1 इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रही हूँ, कल वो ये खिताब कर रहे थे, एक शॉर्ट क्लिप है वो भी देखते हैं। PDM की सारी जमातें बता दें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बता दें, मुझे -1 कर दे इमरान खान को, इससे पाकिस्तान का ये फायदा है, वो भी मुझे बता दे, मैं -1 होने के लिए तैयार। मुल्क तो ना मेरा तबाह हो। एक पार्टी को खत्म करने के लिए हम सारे अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मुझे कहे जी कि इमरान साहब आपको अगर मुल्क से बाहर जाने की कहा जाए तो आप चले जाएंगे। क्यों बाहर जाऊंगा, मेरी कौन सी बाहर प्रॉपर्टी रहे, मैं तो सब कुछ बेच के अपने मुल्क में ले आया, ये मेरा तो घर है, ये मैं क्यों कहीं बाहर जाऊं। मैं इन दोनों की तरह जब मुश्किल आती है तो दुम के बाहर भाग जाऊं, क्योंकि पैसा है, अरबों डॉलर इन्होंने बाहर रखा हुआ, तो मैंने तो यही रहना है। खान साहब कहते हैं मैंने तो यही रहना है, लेकिन इत्तलात ये हैं और कहीं कहीं से खबरें मिल रही हैं कि खान साहब को कहा गया है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ आज के सीनियर पैनलिस्ट, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। साबिर शाकिर साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट। सैयद शबर जैदी साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर चेयरमैन FBR। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोई क्वेश्चंस आपके और हमारे नाजरीन के सामने रख देती हूँ जिनके जवाब आज इस प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, इमरान खान माइनस होने के लिए तैयार, लेकिन बताया जाए कि PTI को क्रैश और मुझे माइनस करके पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। क्या वाकई इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक हो चुके हैं। सवाल नंबर 2, मुल्क की सियासी और माशी तौर पर तबाही के दहाने पर IMF का मुआहदा ना होने की वजह हुकूमत पर एतमाद का फुकदान है कि कर्ज की रकम सियासी फायदे या इंतखाबात के लिए इस्तेमाल ना हो। क्या वजह है कि हुकूमत IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर पा रही। और आखिरी सवाल कि मुल्क में अपोजिशन को दीवार से लगाने की नई रिवायत कायम, गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन, पार्टी में तोड़फोड़, ऐवान और मीडिया से भी ब्लैकआउट। इस हवाले से भी हम जरा बात करेंगे कि क्या जो जिम्मेदारान हैं उनके आर्मी कोर्ट में ही अब मुकदमे चलेंगे, क्या ये रिवायत दुरुस्त है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शबर जैदी साहब, आई नो कि आप इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन मुझे पता है कि पॉलिटिकल डिस्कशंस आपके साथ बड़े हमारे रहे हैं। अगर इसी सवाल का मैं जवाब आपसे मांगूं कि ये जो -1 की बात है, क्या ये दुरुस्त है कि कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान साहब को माइनस कर दें और वो कहते हैं कि माइनस होने को तैयार हूं अगर मुल्क तबाह होने से बच जाता है। देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मगर इस बात से मैं वाकिफ़ हूँ कि ये सोच काफ़ी दिन से चल रही है कि इमरान खान को माइनस करके PTI के साथ कोई डायलॉग किया जाए। मगर जो फॉर्मेशन है PTI की और जो इस वक्त पोलराइजेशन है पाकिस्तान में, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई आदमी इमरान खान को PTI में रिप्लेस कर सकता है। तीसरी बात यह है कि मैंने इमरान खान के साथ
काम किया है और मेरी उनसे बहुत पुरानी ताल्लुकात हैं। मैं इस बात पर बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि इमरान खान एक गैर मुहिब वतन इंसान नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि जो कुछ 9 मई को हुआ है वो शायद उनके कंट्रोल से भी नहीं था, और अगर वो गलत है तो उस पर जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई है होनी चाहिए। तो माइनस इमरान खान पॉलिटिक्स जो होगी वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद नहीं होगी। मगर यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप मुझसे मईशत का सवाल करेंगी तो उसमें मैं आपको जवाब दूंगा कि मैं ये बिल्कुल क्लियरली समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं उसमें कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इन माशी हालात से बाहर नहीं निकाल सकती। तो हमें एक नेशनल, हाँ आपकी बात तो दुरुस्त यकीनन होगी, लेकिन फिर अभी भी कोई एक पार्टी तो है नहीं ना, सारी की सारी पार्टीज तो हुकूमत कर रही हैं, तो फिर वो क्यों नहीं निकाल पा रही? देखिए मेरी बात सुने, इन पार्टियों की क्या हैसियत है, फजलुर रहमान साहब की क्या हैसियत है? एक उनके पास एक भी सीट पंजाब में नहीं है, फ्रंटियर में नहीं है, सिंध में नहीं है। ये मतलब ये कि आपकी 13 पार्टियां आप और इकट्ठा कर ले। एक्चुअली तो 2 ही पार्टियां है ना बेसिकली, एक PMLN है और एक पीपल्स पार्टी है। तो जो एक थर्ड बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान का, इस वक्त पाकिस्तान में 4 बड़ी पार्टियां हैं इस वक्त, बल्कि 3 ही रह गई हैं। एक PTI है, एक PMLN है और एक पीपल्स पार्टी है। MQM और JUIF जो हैं ये बहुत छोटी पार्टियां हैं। तो PTI एक बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, उसको आप अलग करके आज के दिन भी और आने वाले दिन में भी पाकिस्तान की सियासत और मईशत नहीं चला सकते। ये हमें सोचना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपकी तरह साबिर शाह के साथ। मैं सवाल ये पूछना चाहती थी कि इमरान खान साहब ने कल एक बात की कि अगर मुझे बता दिया जाए कि मुल्क तबाह होने से बच जाएगा अगर मैं माइनस हो जाता हूँ, और तो फिर मैं माइनस होने के लिए भी तैयार हूँ। क्या वाकई आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो मुल्क के लिए इतना बड़ा खतरा बन गए हैं या खतरनाक हो गए हैं? क्योंकि पहले तो बताया गया था कहीं ना कहीं के हम अंदाजा हुआ था कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए खतरनाक हो गए। देखिए बात यह है कि ये कोई पर्सनालिटी क्लैश ही चल रहा है, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये जो माइनस करने की तारीख है वो भरी पड़ी है। पाकिस्तान की तारीख माइनस करते करते हम आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि सब कुछ माइनस होने जा रहा है। मैं अभी पढ़ रहा था जनरल अयूब खान साहब का ज़माना 1958 और 60, एब्डो आया था उस वक्त, एक कानून बनाया, खास तौर पर स्पेशल कानून बनाया, इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर जारी किया था, और उसमें भी तकरीबन 96 पॉलिटिशियंस जो हैं, जिनमें 2 वज़रा आज़म थे जो तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा थे, उन सब को माइनस कर दिया गया था और एब्डो के जरिए। और उस एब्डो के नतीजे के बाद फिर वो उनको ऑफर दी गई कि या तो आप सियासत से किनारा कश हो जाएं 5 साल के लिए, तो आपको बगैर ट्रायल के, आपको ट्रायल नहीं किया जाएगा, बस आप 5 साल के लिए अलग हो जाएं पॉलिटिक्स से। ये उस वक्त से चलता आ रहा है। और फिर आखिरी जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था नवाज शरीफ साहब से। फिर भुट्टो साहब को माइनस करने की कोशिश की गई, फिर मोहतरमा बेनजीर को साहब को भी की गई थी, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ की गई, और अब यही मेरे ख्याल है वो जो प्रैक्टिस है वो आजमाई जाएगी या आजमाई जा रही है। नसरुल्लाह मलिक साहब आपकी तरफ भी आ जाते हैं, आपको भी लगता है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर, क्योंकि देखिए PTI को मजमूई तौर पर एक दहशतगर्द जमात आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? हो सकता है और हुआ है यकीनन कि PTI के कुछ लोग इससे तमाम जो 9 मई के जो तबाही थी, जो उन्होंने जलाओ गिराओ सारा कुछ हुआ, उसमें जिम्मेदार हैं, लेकिन कुछ लोगों को लेकर आप पूरी लीडरशिप को, पूरी पार्टी को आप उसको दहशतगर्द और एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर सकते हैं? देखिए नादिया, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है या उनके ऊपर कोई पाबंदी लग रही है। मैं समझता हूँ कि जो लोग की जा रही है ना सर, नहीं, मेरे ख्याल में जो 9 मई के वाकयात हैं उनमें जो लोग मुलव्वस हैं बराह रास्त, जिनके बारे में कुछ शवाहिद मौजूद हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होने का इम्कान है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और यकीनी बात है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। यानी आप ये मुमकिन तो नहीं है कि आप अफराद चंद इकट्ठे करें और जाके आप सरकारी तनसीबात के ऊपर, लोगों के रिहाइश गाहों के ऊपर जाके हमला शुरू कर दें। बात हो रही है माइनस करने की। इमरान खान साहब जिस बारे में बात कर रहे हैं कि जी मैं माइनस होने को तैयार हूँ, मैं समझता हूँ किसी को सियासत से माइनस नहीं किया जाना चाहिए। माजी में भी जो कुछ हुआ वो भी गलत हुआ, अगर इमरान खान साहब के साथ होता है तो वो भी गलत होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखिए उस वक्त इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ को माइनस करने के लिए मैदान में थे, मियां नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को माइनस करने के लिए मैदान में थे, और आज की पीडीएम जो है वो चाहती है इमरान खान साहब माइनस हो जाए। तो ये सियासतदानों ने जो खेल शुरू किया रखा है, और फिर उसके बाद जो ही वो इक़्तिदार में आते हैं या अपोजिशन में जाते हैं उनका मौका बदल जाता है। इन्हें भी सोचना पड़ेगा कि ये अपना कंधा क्यों देते हैं किसी को इस्तेमाल करने के लिए, बल्कि ये कंधा नहीं देते, ये चाहते हैं कि बाकी सारे लोग सियासत से निकाल दिए जाएं, सिर्फ इन अकेले आदमी को मैदान में खेलने का मौका दिया जाए। इमरान खान साहब इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। उन्होंने जो 2018 के इलेक्शन के बाद जो सोच अपना रखी थी, उनकी ख्वाहिश ये थी कि तमाम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएं। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 2011 से जो काम शुरू हुआ था, बिलाखिर वो उन्हें इक़्तिदार से हटाकर उन्होंने दम लिया, और उसके बाद से ये मुसलसल एक प्लानिंग होती रही कि तमाम सियासी जमातों को मैदान से आउट कर दिया जाए और सिर्फ अकेले इमरान खान साहब बचे। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखिए ना, जब पार्टी के लीडर्स उठ के, मुझे समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि जी तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फिर उससे कहते हैं कि जी चूंकि उससे नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे तो इसलिए अब इमरान खान साहब इलेक्शन से बाहर हो। तो ये जो मुवाजना है या ये जो ख्वाहिशें हैं ये जायज हैं? मैं समझता हूँ ये ख्वाहिशें कल भी नाजायज थी, आज भी नाजायज है। देखिए कल जब आप ठीक है मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ नसरुल्लाह मलिक साहब। एक जिस हम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो गैलेप वर्ल्ड पोल का एक ताज़ा तरीन सर्वे आया है जिसके जो हक़ाइक़ जो सामने आए हैं वो भी बड़े खौफनाक है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में जारी बदअमनी की वजह से सिर्फ 16% पाकिस्तानी समझते हैं कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, 86% पाकिस्तानी समझते हैं कि हुकूमत में, जबकि 80% को यकीन है कि कारोबार में भी करप्शन रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। हालिया सालों में पाकिस्तानी मईशत में रिकॉर्ड महंगाई देखी गई। सैलाब के दौरान तकरीबन 15 अरब डॉलर का माशी नुकसान हुआ और इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद बदअमनी ने माशी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सर्वे में 44% ने बताया कि उनकी गुज़िश्ता सालों में बाज़ औक़ात खुराक खरीदने की इस्तिताअत भी नहीं थी। इमरान खान की गिरफ्तारी ने 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद सबसे ज़्यादा अवामी गुस्सा पैदा किया और सिविल सोसाइटी और रियासती इदारों के दरमियान खलीज को वसी कर दिया। पाकिस्तान में मेयार ज़िंदगी बेहतर होने का इम्कान उस वक्त तक नहीं है जब तक एक पायदार सियासी हल ना हो जाए। हम हमेशा से बात करते हैं शहबाज जैदी साहब के इकनॉमिक स्टेबिलिटी के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बड़ी ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया, उस वक्त से हम ये बात कर रहे हैं। इसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है या वहीं पर ठहरी हुई है या कभी वाक़ हुई है? पाकिस्तान की जो माशी स्ट्रक्चर है, जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत स्ट्रक्चर हो चुकी है, पाकिस्तान की मईशत को तबाही की तरफ जाना ही है। और ये जो बातें बार बार की जा रही हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम मईशत ख़राब कर रहा है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, ये अवाम को असली माशी मसाइल से दूर रखने की साजिश है। मेरी बात को गौर से समझिएगा और मैं पाकिस्तानी अवाम से कहता हूँ इसको गौर से समझें। ये पाकिस्तान की मईशत पिछले 20 साल से डायरेक्ट तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। इसमें कोई गवर्नमेंट भी हो, किसी ने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की है। इसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, इसमें मुशर्रफ भी शामिल हैं, इसमें PMLN भी शामिल है, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। ये चारों इसके हिस्सेदार हैं। पाकिस्तान की मईशत तबाही की तरफ जा चुकी है। तो ये आप पहले सियासत रखते हैं, पीछे मईशत रखते हैं, ये गलत है। आप ये याद रखें कि अगर मईशत नहीं चलेगी तो सियासत तो इररेलेवेंट है। मैं दोबारा आपको ये बात रीट्रेट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो आज माशी हालत है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएं तो भी आप इमीडिएटली कोई करेक्शन नहीं कर सकते। पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दोबारा से बनने वाला है। इस शक्ल में पाकिस्तान की रियासत
एक माशी तौर पर नाकाम रियासत की तरफ आगे बढ़ रही है और हमें सोचना चाहिए कि हम उसको कैसे सही करें। मैं तो इस बात पे कन्विंस हो चुका हूं कि ये सियासी खेल इसलिए खेला जा रहा है कि पाकिस्तान की जो ज़रूरत पैदा हो गई है अपनी स्ट्रक्चरिंग को सही करने की, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट और एलिटिस्ट तबका ये चाहता है कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो और ये सिलसिला चलता रहे कि ये डिस्क्वालीफाई हो गया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और बुनियादी मसाइल से लोगों को दूर रखा जाए। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिएगा, मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो फिर जरा इस पर भी बात करके कल आर्मी चीफ का हमने एक बयान सुना और हम जब से तवातुर से सुन रहे थे कि जो 9 मई के जो भी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं, जो तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ, उनके खिलाफ मुकदमे जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। कल हमने देखा कि आर्मी चीफ ने जब विजिट किया लाहौर का तो उन्होंने कहा कि उसके मुताबिक कार्रवाइयाँ शुरू कर भी दी गई हैं, लेकिन आज जब वज़ीर आज़म ने वहाँ का विजिट किया तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन से जिन्होंने उन पर अटैक किया उनके खिलाफ जो मुकदमे चलेंगे वो आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, ताहम जो सिविलियंस का है उनके जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलेंगे। लेकिन सवाल फिर यही है कि एक सिविलियंस के मुकदमे क्या आर्मी कोर्ट्स में चलाना क्या एक दुरुस्त रिवायत है? वो भी सिर्फ जलाओ गिराओ और काबिल सज़ा जुर्म ज़रूर है, लेकिन क्या सिविलियन कोर्ट्स या जो हमारी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं क्या वो इतना उनमें उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये कर सकें? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस बात में भी अब कोई शक नहीं है कि बहुत सारे पॉलिटिकल स्कोर्स भी सेटल किए जा रहे हैं इस तमाम तर जो 9 मई के वाक़यात हुए, क्योंकि जिस तरह से हम गिरफ्तारियां देखते हैं और फिर अदालतों से रिहाइयाँ मिलती हैं और उसके बाद फिर इमीडिएट गिरफ्तारियां देखते हैं, फिर वो क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें तसलसल से हमारे सामने हैं। और अब साबिर शाकिर साहब जो अब ये बात हो रही है कि जी जो जिम्मेदारान हैं उनकी पर जो उनके खिलाफ जो मुकदमे चलेंगे वो आर्मी एक्ट के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेंगे, वहीं से उनको अब वहाँ पर जो तरीक़ेकार है उसमें ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल आते हैं और ओपन ट्रायल भी नहीं है, अपील का हक भी नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या हुकूमत वक्त को आप समझते हैं कि इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए, कोई आवाज़ मुल्क में उठनी चाहिए, एक गलत रिवायत डाल रहे हैं? मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त गवर्नमेंट तमाम जमातें जो हैं इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि इस तरीके से मुकदमात चलें और इस तरीके से ट्रायल किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि पहली बात तो ये है कि ये सारी सिचुएशन को एक अगर आप लार्जर पिक्चर में नहीं देखेंगे तो इससे बड़े मसाइल पैदा होंगे। इस वक्त 8-10 हज़ार के लोग गिरफ्तार हैं, जेलों में हैं, जो कि सियासी कैदी हैं। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप जो है वो अरेस्ट है। कल 162 कारकुनों को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह जो मेन लीडर्स हैं उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है। तो असल मामला वो जो पिछला सवाल था उससे जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें क्यों इस तरह के करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? नवाज शरीफ साहब को 10 साल की एग्रीमेंट किया था, 10 साल के लिए आप पॉलिटिक्स से आउट और बाहर चले जाएं, और जेल से उनको सरूर पैलेस पहुंचा दिया गया था। और उसके बाद फिर वही वापस आए, वही नवाज शरीफ। आज भी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का अहम रुकन है और अहम रोल अदा कर रहे हैं, वो माइनस नहीं हो सके थे। यही चीज़ अब इमरान खान साहब को भी ऑफर की जा रही है कि आप भी कोई 5-7 साल के लिए आप भी पॉलिटिक्स से अलहदा हो जाएं, या कम से कम ये इलेक्शन जो है पार्टी आपकी इलेक्शन लड़े लेकिन आप इसमें ना आए और आप बाहर जाएं, ज़रा सैर शैर करें और अपने आप को रिलैक्स करें। तो वही चीज़ें अब रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। मेरा अपना ख्याल है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे ज़्यादा तनकीद होगी मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री कवानीन। अपनी जो अदालतें मौजूद हैं पहले से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम उनके अहकामात नहीं मान रहे, उनके फैसलों को नहीं मान रहे, बल्कि उनके खिलाफ भी एक मुहाजरा मिसट्रस्ट कर रहे हैं ना, एक्चुअली मिसट्रस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके फैसले ऐसे हैं कि वो तो फैसिलिटेटर बने हुए, सहूलतकार बने हुए, जो गवर्नमेंट का ऐसा मौका। आप ये बताएं, देखें फैसिलिटेटर क्या है। एक अगर आप सैकड़ों हजारों FIR दर्ज करना शुरू कर दें तो आला अदालतों के पास ही जाना होता है ना, उनके पास जाते हैं, उनके पास जाके रिलीफ मिलता है। मुझे भी, आपको भी, जैदी साहब को भी अल्लाह ना करे, मलिक साहब को भी अल्लाह ना करे, तो वहां से रिलीफ मिलता है। तो उन्होंने तो अपना फैसला देना है। असल चले गए थे। अब फिर 23 मई, उससे पहले
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दे दिया है, वो है 14 मई का इलेक्शन, 90 दिन के इलेक्शन का मामला। ये सारी लड़ाई उसके इर्द गिर्द घूम रही है, सारी लड़ाई। अब तो किसी को इलेक्शन भी याद नहीं, इलेक्शन की बात ही याद नहीं, तो इसीलिए अब तो मामला कहीं के कहीं निकल गए। यही तो बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, यही तो स्ट्रेटेजी कामयाब हुई है कि असल जो असल मामला थे वो तो कहीं और निकल गए। अब हम कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स पे आ गए हैं, फौजी अदालतें, फौजी कवानीन, फौजी सजाएं, इस पे आ गए हैं। जमहूरियत है, आइन है, अदालतें हैं, सब कुछ है। अरे भाई सब कुछ है तो फिर ट्रायल शुरू करें, वो लेके आए। अब ये 10,000 लोगों को बिल्कुल ठीक, यही चीज लेके जरा मैं शब्बर ज़ैदी साहब से भी पूछ लेती हूँ, जरा मैं मिलिट्री कोर्ट्स का भी पूछ लेती हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स हमने देखे थे जब इसी मुल्क में बने थे, सिविलियन गवर्नमेंट में ही बने थे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ही बने थे। देखिए वो उन दहशतगर्दों के खिलाफ बने थे जिन्होंने खुद को हमले किए थे, हमारे फौजियों को, जवानों को शहीद किया था, ब्लास्ट किए थे, सुसाइड अटैम्प्ट्स की थी। मतलब कौन सी चीज थी जो नहीं छोड़ी थी एपीएस के साने के बाद, फ्रॉम 2015 2 साल के लिए, फिर अगेन उसमें एक्सटेंशन। सर उसके अलावा कोई मिसाल देखी है आपने शब्बर ज़ैदी साहब इतनी अपनी जिंदगी में कि इस किस्म के वाकयात के लिए भी मिलिट्री कोर्ट्स बने, या सिविलियंस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ट्रायल्स हों? देखिए नादिया, मैं इसका लॉयर नहीं हूँ, मगर मेरा इसका जो सबसे आसान हल है वो ये है कि जब ऐसे मसाइल पैदा होते हैं तो इसका बेहतर तरीका ये है कि ना कि हम डिस्कस करें या हम इसके बारे में बात करें, या गवर्नमेंट कोई फ़ैसला अर्जेंसी में ले, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट कोई फ़ैसला अर्जेंसी में ले। इसके बारे में एक रेफरेंस फाइल, एक एडवाइजरी रेफरेंस फाइल किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और उनसे पूछा जाए कि क्या ये पॉसिबिलिटी है। अगर वो कहते हैं तो कर दें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की आइन की इंटरप्रिटेशन का राइट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट पे तो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, मेरी बात नहीं समझिए आप। मैं ये कह रहा हूँ ये अपील नहीं होगी, ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन होती है कि कोई भी वज़ीर आज़म, कोई भी गवर्नमेंट अपने एक ओपिनियन ले सकती है सुप्रीम कोर्ट से या किसी हाई कोर्ट से कि भाई ये मैटर है, क्या इसको हम मिलिट्री कोर्ट में चला सकते हैं। अगर चला सकते हैं तो ज़रूर चलाएं, अगर नहीं चला सकते तो मैं और आप या कोई वकील या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो फैसला नहीं कर सकती। ये मेरा इस पे व्यू है, क्योंकि मैं इसके बारे में कोई बात ज़्यादा नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं यही बात ज़रा नसरुल्लाह मलिक साहब आपके हवाले आप पर भी, क्योंकि आज जो सूरत हाल है और पीपल्स पार्टी से बात, मुझे तो हैरत यह है कि 2015 में जब ये मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला हुआ था और उनकी तश्कील हुई थी, रज़ा रब्बानी साहब आंसुओं से रोए थे कि जी ये हो गया, लेकिन बहरहाल मजबूरी थी, दहशतगर्दी थी, मुल्क को तबाही, जड़ों को मुल्क के खोखला कर रहे थे। क्या वो सूरत हाल है कि हमें इन सिविलियंस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में इनका केसेस चलाने की ज़रूरत है और हम एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में नहीं चला सकते, और हुकूमत इस पर मौक़िफ़ कंसेंसस भी है एक सियासी हुकूमत का? देखिए आपको याद होगा कि एक वो सीनियर फौजी ऑफिसर के बेटे थे जिन पर मुकदमा ऐसे ही फौजी एक्ट के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत में चला था, शायद आपको ये भी याद होगा। दूसरी बात, आपका मिलिट्री एक्ट ये कहता है कि एक तो ये है कि एक फौजी जो फौज का मुलाजम है, अगर वो कोई ऐसा जुर्म करता है तो उसके खिलाफ फौजी एक्ट के तहत, मिलिट्री एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा होगा। दूसरा, हर उस सिविलियन के खिलाफ मुकदमा होगा जो फौज के अंदर बराह रास्त या इनडायरेक्ट जो है वो तफरीक डालने की कोशिश करेगा या फौज की तनसीबात के ऊपर, कंटोनमेंट बोर्ड्स के ऊपर यानी इलाकों में जाके हमले करेगा। अब देखें, हम बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बननी चाहिए, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आप मुझे बताइए, आपकी इंटेलिजेंस के जो दफातर हैं, जो सेंसिटिव तरीन एरियाज होते हैं, वहां पे कोई अगर शख्स जाके अपनी गन के साथ जाके फायरिंग शुरू कर दे, यानी मुसल्लह दस्ते पहुंच जाए, पेशावर के अंदर जाके मुसल्लह दस्ते आपके दफातर के बाहर पहुंच जाए, मुल्तान के अंदर आपके मुसल्लह दस्ते पहुंच जाए, फैसलाबाद के अंदर आपके मुसल्लह दस्ते पहुंच जाए, तो फिर उसका क्या हल किया जाए आपके पास? यानी हमने सियासत को छोड़ के रियासत को टारगेट कर। सर उनके पास वेपन्स थे, इन तकरीब का ये जो लोग थे शरपसंद अनासर, इनके पास वेपन्स थे, उनके पास वेपन थे, उन्होंने फायरिंग की है, उनके जो लोग पकड़े गए उनके पास से वेपन बरामद हुए हैं और उन्होंने तस्लीम किया है कि हमने ये तय किया था कि हम
जो इन दफातर के ऊपर जाके, इन जगहों पे जाके हम फायरिंग करेंगे। गुजरांवाला में क्या हुआ, ये असल मसला ये है कि इसको बड़ा डीपली स्टडी करने की जरूरत है कि क्या अगर आप इस बात की इजाजत दे दें इस मुल्क के अंदर कि कोई जत्था उठे किसी भी सियासी जमात का, मैं एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे इजाजत देने का तो सवाल ही नहीं ना, उनको तो डिफेंड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या इनके केसेस जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में नहीं चल सकते? इनके केसेस एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी चल सकते हैं और मिलिट्री एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत भी मुकदमे चल सकते हैं। अच्छा चलें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मुझे बता दें एक चीज और, इसकी आड़ में जो कुछ उन्होंने किया, यकीनन डिफेंड तो कोई कर ही नहीं रहा और ना किया जा सकता है, बट इसकी आड़ में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हो गई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, बिला जवाज भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अदालतों से रिहाई मिलती है, फिर बाहर निकलते हैं, फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। ये पॉलिटिकल स्कोरिंग जो हो रही है या पॉलिटिकल सेटलमेंट जो हो रही है, ये इसके पीछे क्या है? सिर्फ नफरत एक शख्स के साथ? मेरे ख्याल में सियासी जमातों के माबैन जो नफरत है, जो पिछले कई सालों से जो बीज बोया गया, ये उसकी वजह है। अभी साबिर शाकिर साहब बात भी कर रहे थे, नफरत, जाती इंतकाम है, जाती रंजिश है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपको, यदि आप एक मिनट मुझे अगर दे दें, क्या इस मुल्क में ये नहीं हुआ कि हमने वक्त के वजीर आजम के खिलाफ अखबारात में ये आर्टिकल छपे कि 5000 अरब रुपए पाकिस्तान से इंडिया मुंतकिल कर दिए मियां नवाज शरीफ ने? उसके ऊपर क्या टॉक शोज नहीं हुए? क्या उसके ऊपर नैब की इंक्वायरी नहीं शुरू हो गई? जब आप सियासत के अंदर नफरत इस हद तक ले जाएंगे, और फिर अभी जो बात की जा रही थी, इमरान खान साहब आजकल कहते हैं कि हमने घरों पर जाने की कभी बात नहीं की। रड्डा प्लाट के ऊपर जलसे की आप वीडियो निकाल के देख लें कि घरों से निकलो, लाठियां पकड़ो, इनके घरों को जला के राख कर दो। मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर खड़े होकर आप इस किस्म का जलसा कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप इस नौजवान नस्ल को क्या ट्रेनिंग दे रहे थे? आप ट्रेनिंग ये दे रहे थे कि हमने इनको मार देना है, हमने इनके साथ बातचीत नहीं करनी है, हमने इनको कत्ल करना है, हमने इनके घरों के ऊपर हमले करने हैं। फिर ये नौजवान नस्ल 10 सालों में तैयार होती चली गई। आज वो कैथारसिस कहां करे? वो नस्ल तो ये चाहती है कि इमरान खान साहब के अलावा किसी को सियासत करने का हक नहीं होना चाहिए, सबको पाकिस्तान में गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। मैं इस पे आगे बढ़ती हूँ, मैं मुख्तसर से जवाब इस पे ले लूँ साबिर शाकिर साहब से, फिर मैं शोबर जैदी साहब से बात करूंगी जो इस वक्त IMF की और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल है। आप इस चीज क्या ना साबिर शाकिर साहब, नाम ही भूल गई मैं तो आपका। साबिर शाकिर साहब, ये जो नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं कि चूंकि नफरतों के बीच इतने बो दिए गए कि इसका हल यही होना था या इसका एंड यही होना था, एंड रिजल्ट देखें, किसने बोले सियासत में नफरतों के बीच? एक मिनट, मैं नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे बड़े मोहतरम और जैदी साहब भी बैठे हैं, आप भी। इस वक्त हमारे वजीर दिफा कौन है? ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और इंडिया के वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह। तो जितनी सख्त तकरीर हमारे वजीर दिफा ने हमारी फौज के खिलाफ की है, हमारी फौज के खिलाफ, और फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली में, और जितनी ज्यादा सख्त तकरीर हमारे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने की है, ये सारे रास्ते, ये तलखियां क्यों बढ़ी हैं? इसलिए बढ़ी हैं, आज हम कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्समे पे जो ये भाए जा रहे हैं तस्वे, बिलाशुबा एक बहुत अफसोसनाक वाक़या, बहुत अफसोसनाक, क्योंकि हमने शोहदा को भी इस पॉलिटिक्स में ले आए हैं, शोहदा की हुर्मत को भी हमने कर दिया है, मुतनाज़े कर दिया है। लेकिन मसला यह है कि जब कारगिल हुआ था तो कारगिल पे ख्वाजा आसिफ साहब की वजीर दिफा की तकरीर सुने, नवाज शरीफ साहब की सुने, उस वक्त क्या हो रहा था। मसला यह है कि हम सबक नहीं सीखते। पॉलिटिशियन जो है ना, पॉलिटिकल प्लेयर्स इंतहाई शॉर्ट टेम्पर लोग हैं। इलेक्शन इस साल होना था, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, ये इलेक्शन ईयर था। किसने ये सारा डीरेल किया? किसने किया? चंद महीनों की बात थी, पूरे का पूरा एक ऑर्गेनिक वे में, डेमोक्रेटिक वे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इंतकाल इक़्तिदार होना था, इलेक्शन होने थे, इंतकाल इक़्तिदार होना था। किसने ये फुल स्टॉप लगाया? किसने ये पहिया रोका जमहूरियत का? जो नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो। जी बिल्कुल, मसला ये साबिर शाकिर साहब जिन्होंने पंजाब के 20 अरकान पंजाब असम्बली के वोट कास्ट करने से पहले ही फैसला दे दिया था कि ये वोट शुमार नहीं होंगे। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, एक मिनट, वो जो फैसला दिया, क्या
क्या जो मंडियां लग रही हैं 1980 से लेके आज तक, जो हॉर्स ट्रेडिंग है, वोटों की खरीदो फरोख्त है, क्या उस लोटा क्रेसी को इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोकना था? उस वोटों की खरीदो फरोख्त को इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोकना था। जब नहीं रोकना था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फैसला दे दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, देखिए बात सुने, फ्लो क्रॉसिंग, भाई मंडियां लगी हुई हैं, ये क्या बात है कि आपके पास अगर ट्रक है गाड़ी नोटों का तो आप जो चाहे हुकूमत उठा दें। वो सही कहा था ना असफंदियार वली खान साहब ने, उन्होंने कहा जिसके पास 1 अरब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जमाने में जिसके पास 100 करोड़ है वो हुकूमत बना सकता है। उस वक्त 1 करोड़ का एक MNA दस्तयाब था, उन्होंने कहा 100 करोड़ है तो आपका इख्तियार आपका हुआ। तो अब जो है जी नादिया, अगर आप मुझे 30 सेकंड दे दें। सर ब्रेक ले लूं? जी प्लीज, या आप 30 सेकंड ले लें फिर ब्रेक ले लेती हूँ। गुजारिश ये है कि जब बलूचिस्तान की हुकूमत हटाई जा रही थी, इमरान खान साहब आला-ए-कार थे, पैसे का इस्तेमाल किया गया तो गलत था ना। जब सेनेट के इंतखाबात आए, इमरान खान साहब का पैसे का इस्तेमाल किया गया। पंजाब से 24 सरवर मुंतखब हुए, मुखालफिन के वोट लेके पैसे का इस्तेमाल किया गया। जहांगीर खान तरीन साहब को लेके हवाई जहाज भर भर के पंजाब हुकूमत बनाई। उस वक्त कोर्ट में जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? अब ये फुल स्टॉप हो गया। माजी में अगर गलतियां हुई हैं तो उसको रोका जा रहा है। ये लोटा क्रेसी और ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा। ब्रेक से आप आऊंगी तो आम टॉपिक पे मुझे गुफ्तगू करनी है शबर जैदी साहब से। और IMF में मुआहदा ना होने की कुछ अहम वजूहात ज़राए से सामने आई हैं, वो अहम वजूहात भी मैं आपके सामने रखूंगी और इस पर शबर जैदी साहब का तज्जिया जानूंगी। और लेकिन एक ब्रेक, वापस आते हैं। जिनाज़िर प्रोग्रामिंग के बाद फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हुकूमत का कहना यह है कि IMF से चूँकि कर्ज नहीं मिल रहा, किस्त नहीं मिल रही, तो हमारी कोशिश होगी कि हम मुतबादल ज़राए इस्तेमाल ढूंढें। अब वो मुतबादल ज़राए क्या हो सकते हैं, उस पर भी शबर जैदी साहब से बात करेंगे। लेकिन वो जो मैं बात कर रही थी कि अहम वजूहात सामने आई हैं कुछ ज़राए से, उसकी तस्दीक भी मुझे शबर जैदी साहब से करनी है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए माशी ताल्लुकात भी मुआहदा ना होने की एक वजह है। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम में मुआहदा ना होने की वजह दूसरी वजह एतमाद का फुकदान है। IMF समझता है कि कर्ज जारी किया गया तो हुकूमत इसे इंतखाबात में इस्तेमाल करेगी। IMF पाकिस्तान से ज़मानत चाहता है कि कर्ज की रकम सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना हो। IMF मुतवक्का निगरां हुकूमत के मुआहदे पर कारबंद रहने की भी ज़मानत चाहता है। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी स्टाफ लेवल मुआहदे में एक रुकावट है। IMF बजट में ऐसे अहदाफ चाहता है जिनसे इनहराफ ना हो सके। IMF चाहता है कि किसी शोबे का मुख्तस फंड बजट मंजूर होने पर दूसरी तरफ मुंतकिल ना किया जाए। अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं IMF के, तो क्या हुकूमत उनको दूर करने से कासिर क्यों है अब तक? शबर जैदी साहब, अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं IMF के बारे में, तो जब ये डेडलॉक हुआ था उस दिन भी मैंने ये कहा था कि ये मैटर नहीं सेटल होगा। और जो बुनियादी मसला है वो 2 है। पहला मसला ये है कि हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि हम अपने क़र्ज़ाजात को पे नहीं कर सकते और हमें उसके लिए रीशेड्यूलिंग चाहिए। जब रीशेड्यूलिंग हमें चाहिए तो रीशेड्यूलिंग सारे क़र्ज़ों की होगी। ये नहीं हो सकता कि रीशेड्यूलिंग हो जाए उन क़र्ज़ों की जो चाइना के अलावा हैं, तो चाइना की रीशेड्यूलिंग भी होनी है। तो जो मेरी इत्तलात हैं वो चाइना की रीशेड्यूलिंग पे हमारा एग्रीमेंट नहीं है और IMF वाले चाइना की रीशेड्यूलिंग के बगैर हमारे साथ रीशेड्यूलिंग नहीं करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि उनका उनका ये पोजीशन है वो सही है। वो ये कहते हैं, बिल्कुल सही बात कहते हैं कि हम आपको $1 क्यों दें कि आप हमारे कर्ज़े से पैसे लेकर चाइना का कर्ज़ा रिपे करें। दूसरी बात जो हमारे लोगों को रियलाइज़ कर लेनी चाहिए कि अगर उनके दिमाग में कोई ये बात का खन्नास है कि वो IMF के या इंटरनेशनल बॉडीज़ को या अमेरिका को और उसके अलाइज़ को नाराज़ कर कर पाकिस्तान को माशी तौर पर कायम रख सकते हैं, तो वो उनको पाकिस्तान की और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान, अमेरिका और उसके अलाइज पाकिस्तान के सबसे बड़े बायर्स हैं।
अगर आपने अमेरिका को नाराज़ किया तो आपकी एक्सपोर्ट और जो आपकी रेमिटेंसेस हैं वो सब्सटेंशियली गिर जाएंगी। और चाइना आपका बायर नहीं है, आपका सप्लायर है। तो ये जो खेल हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम आग से खेल रहे हैं और हमें इस आग से नहीं खेलना चाहिए। और हमें इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना से कोई दुश्मनी करने जा रहे हैं, मगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना के सिस्टम में कोई डेट रीशेड्यूलिंग नहीं है और हमारे यहाँ रीशेड्यूलिंग की ज़रूरत है। चाइना का कहना ये है कि अगर वो आपकी रीशेड्यूलिंग करेंगे तो उन्होंने जो $250 बिलियन अफ्रीका में दिया हुआ है वो भी उन्हें रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो अब बात यह है कि ये जो खेल दरमियान में आके हम फंस गए हैं, इस पे हमें क्लैरिटी देनी चाहिए और हमें अपने तमाम पोजीशंस क्लियर करनी चाहिए। और मैं आज पब्लिकली ये कह रहा हूँ कि हमें अमेरिका से बहुत क्लोज ताल्लुकात करने चाहिए और किसी तरीके से भी हम कोई मिस्टेक नहीं करें। अगर हमने मिस्टेक की, हमें IMF का प्रोग्राम फ़ौरन रिवाइव करना चाहिए और अगला प्रोग्राम फ़ौरन करना चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान माशी तौर पर तबाह हो जाएगा। ओके, अल्लाह ना करे। बट साबिर शाकिर साहब, आपको क्या लगता है ये हुकूमत जो है वो उसमें डेलिब्रेट मूव है, इनकॉम्पिटेंसी है, क्यों इतना एतमाद का फुकदान क्यों है? तहफ़्फ़ुज़ात दूर क्यों नहीं कर पा रही? प्रायोरिटीज नहीं है? देखें, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज अगर होती तो अब तक। जैदी साहब से मैं एक सवाल पूछता हूँ, जैदी साहब से, हमारे बहुत ही अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। जैदी साहब ये बताएं कि आपकी जाहिर है आपकी चारों अतराफ मीटिंग्स होती हैं, मुलाकातें होती हैं, ये इशू जाके सॉल्व कहाँ होगा? जब हम कहते हैं कि सारे मिलके इकोनॉमी के बारे में कुछ सोचें, तो क्या आइडिया क्या है कि मॉडल कौन सा है, कौन सा मॉडल ज़ेरे बहस है, किस तरीके से हम आगे निकल सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन होंगे, PTI जीतेगी, इलेक्शन रोकेंगे तो मामला फिर वहीं फंसा रहेगा। हल क्या है वहां का? देखिए, वो बड़ी क्लियर पोस्ट है। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट IMF वालों के साथ है पाकिस्तान में। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि आपको ज़रूरत है एक पैसे की, 100 रुपए की, और आपके पास 80 रुपए हैं, तो आप ये हमें बताएं कि बाकी 20 रुपए आप कहाँ से लाएंगे? अगर आप ये कहते हैं हमें कि हम 20 रुपए ले आएंगे, तो आप पहले क्लियरली बताएं कि आप 20 रुपए नहीं ला सकते। हाँ, शहबाज साहब, साबिर शाकिर साहब IMF का नहीं पूछ रहे थे, वो पाकिस्तान में मौजूद हलकों का पूछ रहे थे कि बात सोच पाई जाती है इस आबाशी चैलेंज से निपटने के लिए। पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं उनके 3 ग्रुप है। ये जो आज इस वक्त गवर्नमेंट है, ये तो चाहती है बहुत जल्दी ये किसी बहाने शहीद बने और वो IMF के एग्रीमेंट करने से पहले पावर से चली जाए, क्योंकि उन्हें ये पता है कि एक मुश्किल हालात पाकिस्तान में आने वाले हैं। तो वो ये सबको पता है कि वो IMF के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और जहाँ तक PTI का सवाल है, वो भी इसी पोजीशन में है कि उनको भी ये पता है कि अल्टीमेटली IMF की तरफ जाना है। प्रॉब्लम जो हमारा है वो ये आ रहा है कि हमारा जो, फिर मैं आप दोबारा कहता हूँ, हमने कुछ अपने स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी मामलात को माशी मामलात से लिंक कर दिया है और वो माशी मामलात हमारे सेटल नहीं हो रहे। मगर मैं अनादिया आपको एक बात बता दूं कि ये चीज़ बहुत जल्दी सेटल होने वाली है और इंशाल्लाह ताला सऊदी अरब और UAE इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करके एक सेटलमेंट होगी, और वो सियासी सेटलमेंट भी होगी और माशी सेटलमेंट भी होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अनकरीब ये है असल खबर। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आप रोल प्ले करेंगे वो इसमें सऊदी अरब भी रोल प्ले करना चाह रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त इशू ये है, मैं आपको बिल्कुल साफ बता देता हूँ, इस वक्त इशू ये है कि तमाम पार्टीज में बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है। तमाम पार्टीज में ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है। अब जब ट्रस्ट डेफिसिट आता है तो आपको एक गारंटर चाहिए होता है। प्रॉब्लम ये आ गई है पाकिस्तान में कि पास में जो लोग गारंटर थे वो भी अब गारंटर नहीं बनना चाहते, या वो भी पार्टी बन चुके हैं समहाउ द अदर।
तो अब आपको एक गारंटर की जरूरत है जो आपको इस प्रॉब्लम से लेके जाए। उनको दो गारंटी चाहिए। एक गारंटी ये चाहिए कि अमेरिकन के IMF के साथ आप कोई धोखा नहीं करेंगे और आगे सही चलेंगे। दूसरी गारंटी ये चाहिए कि पाकिस्तान में जो पर्सनल पोलराइजेशन हुई है, इस वक्त पाकिस्तान में एक पर्सनल पोलराइजेशन है और वो पर्सनल पोलराइजेशन खत्म होनी चाहिए। और वो पर्सनल पोलराइजेशन के लिए गारंटर या UAE होगा या सऊदी अरब होगा या अमेरिकन होंगे और वो बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब आपका भी और साबिर शाकिर साहब आपका भी। मामला ये है कि मैं तो हमेशा अवामी नोट के साथ ही प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो टोटली डिसकनेक्टेड है। सुबह से शाम तक हम तकरीरें सुन रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रहे होते हैं, इल्ज़ामात के भरपार सुन रहे होते हैं और क्रिटिसिज्म सुन रहे होते हैं, सियासी हमले सुन रहे होते हैं, लेकिन उसमें अवाम दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रही होती। और ये ना समझें कि जो ये कर रहे हैं कि अवाम इससे बेखबर है, अवाम को सब खबर है और वक्त आने पर अवाम इसका हिसाब ज़रूर लेगी। प्रोग्राम से नाते मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।